देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मैं कंटिन्यू 4 घंटे तक क्लास में पढ़ा सकता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट और सैकड़ों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की करा सकते हैं अपन। मैं कराता हूं मेरी क्लास में खूब, पहले खूब कराता, लेकिन अब दायरा थोड़ा सीमित हो गया है। अब समझ में आ गया है लोगों को भी और हमको भी और सबको, क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का वो अलग टाइप का चल रहा है। अब बहुत ज्यादा मटेरियल की नहीं, जो मटेरियल याद किया उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर आ गया मैं एक और सवाल लेके आपके सामने, बहुत ही शानदार सवाल। गौर से देखें, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक एक करके मैं समझाऊंगा विद देयर मैकेनिज्म। इट मींस उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा साथ में आएगा। सारे बच्चे तैयार रहें। पहली इक्वेशन को देखिए, यहाँ एक फिनॉल दे रखा है, कंडीशन लिख रखी है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और एक कंपाउंड बना रखा है और पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंपाउंड सैलिसाइलएल्डिहाइड होता है। कई बार वो स्ट्रक्चर भी दे सकता है, तो कभी वो आपको इसका नाम भी दे सकता है। दिस इज सैलिसाइलएल्डिहाइड। सैलिसाइलएल्डिहाइड एक तरीके का जो है एल्डिहाइड है, हम सब जानते हैं, क्योंकि बेंजीन की रिंग पे जब OH और CHO लग जाते हैं तो ये फिनॉल के साथ CHO ग्रुप के लगने के बाद ये एल्डिहाइड बन जाता है। अगर ये फिनॉल नहीं होता तो ये केवल बेंजील्डिहाइड होता। सैलिसाइलएल्डिहाइड कह सकते हैं, चाहे सैलिसाइलएल्डिहाइड कह दीजिए। इस रिएक्शन का नाम भी आपको शायद याद आ गया होगा, क्योंकि ये रिएक्शन नाम से भी पूछी जा सकती है कि भाई इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो फॉर नॉलेज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। REIMER, टीमन रिएक्शन। ध्यान रखें, रीमर टीमन्स रिएक्शन को नाम से भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। मैं क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आया हूं उसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी हुई आगे पीछे की चीजें या ऊपर नीचे की चीजें भी बता रहा हूं, ताकि आप उसे हर एंगल से याद कर पाए। इस रिएक्शन को गौर से देखिए। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, KOH है, प्रोडक्ट इसके अंदर सैलिसाइलएल्डिहाइड है, एक तरीके का एल्डिहाइड है जिसके अंदर फिनॉल के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा है। इसलिए ये रिएक्शन एक तरीके से फॉर्माइलेशन का भी एग्जाम्पल है। आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे इसको। मैंने कह दिया ना, जो मैंने बोल दिया वो तुम्हें याद रखना है। मैं जो जो बोल रहा हूं वो सब याद करना है, यूं नहीं कि साहब जो दिख रहा है वो याद कर लिया। मैं बहुत सारी चीजें बोल के भी आपको बता रहा हूं। ये फॉर्माइलेशन है। फॉर्माइलेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि CHO ग्रुप को अगर आपको याद हो तो IUPAC सिस्टम ने ऑक्सो और फॉर्माइल ग्रुप भी कहा था। तो CHO ग्रुप का जुड़ना यानी फॉर्माइल ग्रुप के एडिशन को आप फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं। It means in Riemann-Tiemann reaction, phenol react with chloroform and KOH and convert into a special type of aldehyde which is known as salicylaldehyde. This reaction is also known as formylation because of CHO group, because CHO group is known as formyl and oxo group. आप इसे aldehyde ग्रुप भी कहते हैं, oxo ग्रुप भी कह सकते हैं और formyl ग्रुप भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट कौन बना। इसका इंटरमीडिएट समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं इसकी मैकेनिज्म की ओर। रेडी रहे मेरे बच्चों, ध्यान रखें। केवल इंटरमीडिएट ही बात होती तो मैं इंटरमीडिएट का यहां नाम बता के और आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाता, लेकिन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कई तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, आपको सब याद करने हैं, इसलिए मुझे पूरा मैकेनिज्म आपको बताना होगा। रिएक्शन में क्या हुआ? रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म पर सबसे पहले अटैक हुआ KOH का। ध्यान रखें, यहाँ जो KOH है ना तो बहुत ज्यादा एक्वस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, मतलब ना बहुत ज्यादा वीक, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टाइप का KOH लेना है। और KOH की जब रिएक्शन होगी तो हम सब जानते हैं कि KOH इज एन बेस, और ये बेस इस कंपाउंड में से एसिड को रिलीज करवा देगा। रिएक्शन में से HCl को KOH खींच लेगा तो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पेशल टाइप के रिएजेंट में, जिसे आप
CCl2, यानी कि इस पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। कैसे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, में एक बार वापस दिखाता हूं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये C जुड़ा हुआ है और ये H। अब देखो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 2 से, तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन इस पे थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां थे इस बॉन्ड में, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन तो H और Cl ले गए, तो HCl निकल गए, बाहर हो गए, वो तो चले गए बाहर। ठीक है भैया, H और Cl चले गए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यूं की यूं कार्बन पर बच गए। इसको न्यूट्रल स्पीशीज कहते हैं। देखो ये कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है, लेकिन ये काम एक इलेक्ट्रोफाइल का करेगी, क्योंकि इसके ऊपर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और सबको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इट मींस ये ऐसी साइट को तलाशेगी, ऐसी जगह को खोजने की कोशिश करेगी जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से मिल सके और ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ये KCl से मिल जाता है, KCl बना लेता है और ये HOH से मिलकर H2O बना लेता है, यानी इस कंपाउंड में से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। इसको 1,1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। 1,1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि एक ही कार्बन से H भी गया, हेलोजन भी गया। आप इसे अल्फा डिहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं, अल्फा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2-3 तरह के एलिमिनेशन होते हैं। एक तो अल्फा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या फिर मैं कहूं अल्फा एलिमिनेशन। इसका मतलब तो है कि एक ही कार्बन से दोनों चीजें बाहर निकलेगी, जैसा कि यहां निकल रहा है, एक ही कार्बन से H भी गया और Cl भी गया। एक होता है बीटा एलिमिनेशन या बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसका मतलब होता है कि एक कार्बन से कोई एक चीज जाएगी और जस्ट नियरेस्ट कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होगा, जो उससे डायरेक्ट जुड़ा होगा, जो बीटा कार्बन होगा, जो उसका पड़ोसी कार्बन होगा, उससे फिर एक और चीज जाएगी। यानी कि 2 चीजें निकलती है 2 कार्बन से जो अड़ोसी पड़ोसी या विशनल कंडीशन में होते हैं, तो उसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा दोनों सिचुएशन से ना जाकर एक चीज अल्फा से जाए और एक बीटा को छोड़कर आगे किसी कार्बन से जाए, चाहे वो गामा से जाए, चाहे किसी और कार्बन से जाए, चाहे टर्मिनल से जाए, चाहे कहीं से भी जाए, बीटा से ना जाए, तो उसको अल्फा गामा एलिमिनेशन कहते हैं। वो सारे एलिमिनेशन अल्फा गामा में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्फा गामा में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 3 तरह के एलिमिनेशन बताए मैंने, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, एक अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा में अगल बगल के कार्बन से निकलेगा, अल्फा अल्फा में एक ही कार्बन से निकलेगा, अल्फा गामा में एक इधर से निकलेगा, एक दूसरे टर्मिनल से दूसरी जगह से निकलेगा जो बीटा नहीं होगी। यहाँ ये 1,1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, यानी कि अल्फा अल्फा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कह दो, चाहे अल्फा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कह दो, एक ही बात है। रिएक्शन से जब भी इस टाइप का एलिमिनेशन होता है, स्टेबल कंपाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 चीज निकलने के बाद इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि कार्बिन कहलाता है। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन भी है बोला है मैंने, मतलब और भी चीजें बनेंगी। देखो अभी रिएक्शन सबस्ट्रेट तक पहुंच गई, ये रहा फिनोल, और फिनोल पे अटैक करने पहुंच रहा है CCl2। लेकिन उससे पहले ही जो फिनोल के साथ आपने क्लोरोफॉर्म और KOH मिलाए थे, वो KOH केवल इसी को बर्बाद नहीं करता, वो KOH आके इसको भी बर्बाद कर देता है, मतलब इसको भी H निकाल देता है, इसकी H लेके ये H2O बना लेता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको फिनॉक्साइड आयन में। मेरे बच्चों, कहने का मतलब हमने इस कंडीशन में एज ए रिएक्टेंट फिनोल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, KOH लिया, पहले इन दोनों की रिएक्शन हुई, वहीं इन दोनों की रिएक्शन हुई। दोनों में क्या हुआ, इधर से भी बेस ने एसिड को एक्सेप्ट किया, इधर से भी बेस ने H+ को निकाल लिया और ये कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होते ही ये निगेटिव चार्ज करने लगा रेजोनेंस किया, तो ये कन्वर्ट हो गया इस
टाइप की स्ट्रक्चर में। ध्यान रखें बहुत कुछ है इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन अब मैं बहुत कुछ पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं और ना ही आपको इसके मूड में रहना है। अब बस वही करना है जो नीट में जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जितना मैं बता रहा हूं पहले उसको याद करो, समय बचे तो आप जचे जो याद करो, मुझे कोई मना नहीं है। आगे बढ़िए, मैं उन्हीं की बात करूंगा जिनके इंपोर्टेंसी नीट में है। ये डबल बॉन्ड, ये ओ पे लग गया डबल बॉन्ड और माइनस आ गया यहां। जैसे ही इस पे माइनस आया, CCl2 की नजर पड़ गई इस पर। CCl2 ने देखा कि भैया अपने पास तो मामला बन जाएगा अपना, इसका मतलब अपने को तो तुरंत इस CCl2 को जाके इस नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। और जाके CCl2 के अंदर यानी CCl2 ने यानी डाइक्लोरोकार्बन ने इस पोजीशन पर अटैक कर दिया। और वैसे भी ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन वैसे भी रिएक्टिव रहती है। इस रिएक्टिव पोजीशन पे जैसे ही उसने अटैक किया, देखते रहे, अटैक कर दिया, CCl2 ने इस पे अटैक कर दिया, क्योंकि CCl2 बनने तक ये बन चुका था। और CCl2 को जैसे ये निगेटिव मिला, इस निगेटिव पे इसने अटैक किया तो जुड़ गया CCl2। देखो भैया जुड़ गया CCl2, CCl2 और इसके ऊपर आ गए वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो लेके आ रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके ऊपर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। नहीं, बॉन्ड किसने बनाया? बॉन्ड तो इस निगेटिव चार्ज ने बनाया। निगेटिव के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, समझ में आ रहा है? निगेटिव चार्ज का मतलब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्यों नहीं बनाया? अरे ये कैसे बनाएगा? आप खुद दिमाग लगाइए, ये कैसे बनाएगा? ये कैसे दे देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन, जबकि ये तो खुद ही बर्बाद पड़ा है। जो खुद इलेक्ट्रॉन लेने आया है बेचारा, जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो बॉन्ड कैसे बना लेगा? इट मींस इस बॉन्ड का फॉर्मेशन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ। और जैसे ये बॉन्ड बना, गौर से देखो, अभी एक H भी मौजूद है इस कार्बन पे, आप भूल रहे हैं एक H भी है, तो C पे H भी लगी रही और CCl2 भी लग गया आगे। इतना कुछ होने के बाद रिंग ने अपने आप को पूरा होने की मांग की, मेरी एरोमेटिसिटी वापस दी जाए, मेरी एरोमेटिसिटी वापस दी जाए। देखो आप गौर से, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, गड़बड़ हो गई बेटा। डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, सब कुछ रेजोनेंस से खराब कर दिया आपने इसका। बेचारी एरोमेटिक थी, एरोमेटिसिटी खराब कर दी। बेंजीन को उसका बॉन्ड वापस दो। ये ले, चिल्ला क्यों रही है? ये ले बॉन्ड वापस। बेंजीन ने अपना बॉन्ड H से खींचा। अब जैसे ही इस बॉन्ड को बेंजीन की रिंग ने अंदर की ओर एक्सेप्ट किया, ये पेयर वापस O की तरफ चला गया, क्योंकि ये यहां से ऊपर जाएगा तभी तो बेंजीन अपने रियल फॉर्म में आएगी। और वैसे भी O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कर लेगा ऐसे ही। तो भैया क्या क्या चल रहा है देखो, ये बॉन्ड निकल के अंदर जा रहा है, यहां तो आएगा डबल बॉन्ड। ये निकल के ऊपर जा रहा है, यहां वापस आ जाएगा माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड अंदर आएगा और ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? तो भैया ध्यान रखो, इधर से कुछ आएगा तो इधर से कुछ जाएगा, ये तो बराबर का सिस्टम है, तभी तो रेजोनेंस होगा। लेकिन H के ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की जब इसने कोशिश की तो H चिल्ला उठी कि ये क्या लगा रखा है, मैं ये हो क्या रहा है? ये नहीं, आपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लिए तो फिर मैं जाऊंगी कहां? मैं किसके सहारे जीऊंगी? बात तो सही है। तो बेंजीन रिंग बोली, घबराए मत, जैसे ही तेरे इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे तुझ पे कैटायन बनेगा। हाँ तो, और देख गौर से, तेरे पड़ोस में एक कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर रखा है, जाके जुड़ जा वहां पे। हो गया गेम, बन गई बात, सब राजी हो गए, सबको कुछ न कुछ मिल गया।
O के ऊपर वापस उसका माइनस आ गया, अंदर डबल आ गया, और इस C के ऊपर H भी आ गया, और Cl पहले से मौजूद थे। इतना कुछ चल लिया, उसके बाद ये सारा प्रोग्राम जब हो रहा था तो दूर से खड़ा KOH देख रहा था। कर लो कर लो कर लो, तुम कर लो, अभी बाद में आऊंगा मैं, पहले तुम पूरा काम कर लो, अपना अपना पूरा काम कर लो, फिर मैं आऊंगा। भाई साहब KOH पहुंच गया वहां पे, लाओ भाई मेरी Cl मुझे दे दो। क्योंकि KOH मैंने कहा ना, KOH में थोड़ी एक्वस नेचर भी थी, ना बहुत ज्यादा एक्वस लिया था, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। अब ये KOH जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और दोनों Cl को बाहर निकाल के उनकी जगह पर OH लगा डालेगा। ये बेंजीन की रिंग, ये O पे माइनस, और यहां आगे माइनस लगाओ तो एक पेयर हटा दिया करो, और पेयर लगाओ तो भी कोई खास बात नहीं, बस ध्यान रखो माइनस का मतलब एक पेयर माइनस की वजह से आता है। अब यहां CH पर 2 Cl थे जिनको हटा के आपने 2 OH कर दिए, ये 2 OH हो गए बेटा। एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन पर 2 रिएक्टिव ग्रुप कभी पॉसिबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। यहां एक कार्बन पे 2 OH लगा दिए हैं आपने, इसका मतलब अब ये भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी न किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को लीव कराएगा, बाहर निकालेगा, और जैसे ही मेरे बच्चों इधर से H2O निकलेगा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड, और साथ में लगा हुआ है उस पे O-, यानी कि आप इसे बाद में फिनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये OH हो जाएगा। आप चाहते तो इस रिएक्शन को फिनॉल से ही लेके आ सकते थे, यहां तक कंप्लीट फिनॉल से करा सकते थे, OH 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 OH, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर आप फिनॉक्साइड बना के लेके आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सही पैटर्न तो यही है कि फिनॉक्साइड बन के ही आता है, बाकी आप फिनॉल लेके भी यहां तक पहुंचते तो भी गलत नहीं माना जाता। फिनॉक्साइड इसलिए सही है ज्यादा, क्योंकि बेस है, बेस की प्रेजेंस में फिनॉल फिनॉल फॉर्म में नहीं रह सकती, एसिडिक फॉर्म में नहीं रह सकती, वो सॉल्ट फॉर्म में ही रहेगी, यानी कि ये सॉल्ट के तौर पे ही है। आप इसे आगे एसिडलाइसिस करके फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो और यहां तक पहुंच सकते हो। अब देखिए इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं ये सारे के सारे। इस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सब इंटरमीडिएट ही तो है। जब तक रिएक्टेंट से स्टेबल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाते, बीच में बनने वाली सारी स्पीशीज इंटरमीडिएट ही तो कहलाती हैं। जब तक आप एक रिएक्टेंट से स्टेबल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जितनी भी चीजें बीच में रहती हैं या बनती हैं, सबको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये है क्योंकि सबस्ट्रेट पर पहला अटैक यही करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए यही आता है दूसरा जो रिएजेंट है। इस वजह से इसको CCl2 को सही मान लेते हैं। लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में कोई और भी दे रखा हो तो फिर ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर देना है। सो our answer in this question is CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। लेकिन इस मैकेनिज्म को पूरा आपको याद रखना है क्योंकि आजकल समय खराब है, बीच की चीजें भी पूछी जा रही। आपसे पूछ लिया जाए कि रीमन टीमान रिएक्शन में कौन कौन सी स्पीशीज इंटरमीडिएटरी बनती हैं या नहीं बनती हैं, तो ध्यान होना चाहिए इस मैकेनिज्म का। देखो जहां जरूरी है वहां मैं बता रहा हूं, जहां जरूरी नहीं है मैंने पहले ये भी कहा था कि रिएक्शन की मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है और बीच बीच में और क्या क्या चल रहा है। अदरवाइज ज्यादातर रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशंस और उसके बीच के इंटरमीडिएट, स्लो स्टेप, रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसी छोटी मोटी चीजों का याद रखना है, बाकी को आप भूल जाए चाहे। चलो ये क्वेश्चन होने के बाद अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले सवाल की ओर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो और समझने की कोशिश करो वो आखिर तुमसे चाहता क्या है। ओ माय गॉड,
ये तो जानी पहचानी सी रिएक्शन लग रही है। एनहाइड्रस AlCl3, ये तो लुईस एसिड है ना। यस, दिस इज एन लेविस एसिड, लुईस एसिड। लेकिन लुईस एसिड एनहाइड्रस कंडीशन में जब बेंजीन के साथ और एल्काइल हैलाइड के साथ लिए जाते हैं तब तो एक स्पेशल नाम पड़ता है ना रिएक्शन का। क्या पड़ता है बेटा? अरे ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। यस, सही पकड़े हैं आप। ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। हाँ तो बोल दिया ना, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। लेकिन अब मतलब तो समझ लीजिए बेटा। आओ जरा इधर आइए। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मैं कंटिन्यू 4 घंटे तक क्लास में पढ़ा सकता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, और सैकड़ों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की करा सकते हैं। पर मैं कराता हूं मेरी क्लास में खूब, पहले खूब कराता, लेकिन अब दायरा थोड़ा सीमित हो गया है। अब समझ में आ गया है लोगों को भी और हमको भी और सबको, क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का वो अलग टाइप का चल रहा है। अब बहुत ज्यादा मटेरियल की नहीं, जो मटेरियल याद किया उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। तो मैं लेके चलता हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की ओर। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह की होती है। एक तो होती फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या चीज है साहब? देखो, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है कि आप कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये तो है अल्काइलेशन। और एल्काइल ग्रुप जोड़ने के लिए आप या तो एल्काइल हैलाइड लीजिए, या फिर अल्कोहल लीजिए, या फिर कोई एल्कीन लीजिए। इनमें से कोई चीज लेनी पड़ेगी। ये तीनों फ्रीडल क्राफ्ट करेंगे। यस, ये तीनों ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कंडीशंस का, आपको लेना पड़ेगा कोई ना कोई लुईस का एसिड, लुईस का एसिड लेना पड़ेगा। लुईस के एसिड से मेरा मतलब आप FeCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, ये सब एनहाइड्रस कंडीशन में। आप ZnCl2 ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ना कोई प्रोटोनिक एसिड भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा मेरी बात को, लुईस एसिड के अलावा आप प्रोटोनिक एसिड यानी आर्हेनियस एसिड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप अल्काइल हैलाइड में लुईस एसिड ले लीजिए, अल्कोहल और एल्कीन में आप ये आर्हेनियस यानी H+ काम में ले लीजिए, प्रोटोन काम में ले लीजिए। इनसे क्या होगा? अरे यही तो है जो इनको कार्बोकैटायन में जनरेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कार्बोकैटायन क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि बेंजीन की रिंग की रिएक्शन चल रही है एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड के पास केवल एक कार्बोकैटायन या एक इलेक्ट्रोफाइल ही जा सकता है, क्योंकि उनकी रिएक्शन ESR होती है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर हाल में इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। यस, शाबाश शाबाश। और एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है बाबू। क्या? कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे जो कार्बोकैटायन बनेगा उसे बिना रीअरेंजमेंट किए कहीं बेंजीन की रिंग पे चिपका मत देना बेटा, गलती मत कर देना। जो कार्बोकैटायन बने पहले देख लेना वो स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल नहीं है तो स्टेबल करना, मैंने दिया है तुझे पूरा सामान स्टेबल करने का, और वो तरीके मैंने बता रखे हैं कि किसी कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबल करते हैं, पीछे वीडियो में देख लेना बाबू। शिफ्टिंग करके हाइड्राइड, मिथाइल, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग।
बॉन्ड शिफ्टिंग, सारी शिफ्टिंग करके देख के स्टेबल किए बिना रिंग के पास लेके मत आना बाबूलाल, मेरी बात को सुन ले। ओके सर, ओके सर। और कुछ बताना है तो बताइए सर। एक चीज और बतावेंगे बेटा, क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में तो होती ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये वो इंटरमीडिएट, इनको चलने के लिए मीडियम तो चाहिए ना। तो यहां एक सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड या नाइट्रोबेंजीन जैसे सॉल्वेंट का आप इस्तेमाल करना। ये इनर्ट है, ये क्या करेंगे, ये खुद रिएक्शन नहीं करेंगे और रिएक्शन के लिए मीडियम आपको प्रोवाइड करा दे। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सर एरोमेटिक ले लिया आपने, एरोमेटिक कंपाउंड तो सर ESR देते हैं ना, ये तो फिर खुद ही रिएक्शन कर जाएगा ना। नहीं करेगा, बिकॉज निगेटिव होता है NO2 और निगेटिव M होने की वजह से हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए रिंग को इतना डीएक्टिवेट कर देता है कि बेचारी चुपचाप पड़ी रहती है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप नाइट्रोबेंजीन को एक अच्छे और एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन। ओके सर। दूसरा मैंने बताया था फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ RCO ग्रुप। ध्यान रखें बिटुआ, ध्यान रखें, इसे जोड़ना है हमें। ध्यान रखें, ये जब जुड़ेगा, जब ये जुड़ेगा तब भी कैटायन बनेगा। यहां भी वही कंडीशंस लेनी है ऊपर वाली, बस ध्यान रखना। यहां आप ज्यादा से ज्यादा लुईस एसिड में लुईस एसिड ले सकते हैं, कोई प्रोटोनिक एसिड ले सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि रिएक्टेंट के तौर पे जब भी आपको कोई एसाइलेशन या एसिटाइलेशन करवाए, देखो एसाइलेशन का मतलब तो RCO, और R की जगह CH3 लगा दूंगा ना तो मैं इसको एसिटाइल भी कहूंगा, एसिटाइल ग्रुप है ये, तो आप इसको एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। और R जब क्लियर नहीं है कि कौन है तो आप एसाइलेशन बोल सकते हो। तो RCOCl और RCOOCOR ये आप सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां बताया था ना सबस्ट्रेट के तौर पे क्या यूज करना है, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और एल्कीन, वैसे यहां इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं का किया जाता है, बस। और सुन लेना मेरी बात। सर इसकी जगह बेंजोयल ले लूं क्या? हाँ ले लो, आप बेंजोयल भी ले सकते हो, ये बेंजोयल ग्रुप है। बेंजोयल ग्रुप लोगे तो बेंजोयलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोयलेशन। और बेंजोयलेशन जब होता है तो फिर रिएक्शन को शोटन बोमन रिएक्शन भी कहते हैं। शोटन बोमन रिएक्शन कहते हैं, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। पिछले नीट के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, इस रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन रिएक्शन को शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहा जाता है। ये आ चुका है पहले, है ना, ध्यान से सुनना, इसको भी अच्छे से देख लेने से। अब आइए आगे, चलो मैं इसको हटाता हूं और अपने आगे की बात पे चलता हूं। रिएक्शन में मैंने कहा कि इंटरमीडिएट के तौर पे यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन ध्यान रखें यहां किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो कैटायन बनेगा ना वो कैटायन ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्टेबल होगा, ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल होगा बेटा। इससे ज्यादा क्या स्टेबल करेगा शिफ्टिंग करके? जैसा बने वैसे की वैसे चिपका दिया और इनके ऊपर। समझ में आ रहा है? ये जैसा बनेगा वैसे की वैसे जुड़ेगा, और ये कैटायन जैसा बनेगा वैसे की वैसे ना जुड़ के पहले रीअरेंजमेंट करके स्टेबल होगा और फिर जुड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, ऑलरेडी स्टेबल बना है, तो फिर जैसा बना वैसे जोड़ देना, लेकिन पहले चेक कर लेना कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिना स्टेबल किए आप उसे जोड़ मत देना। सुन लिया? यहां भी वही सॉल्वेंट काम में लेने जो ऊपर लिए थे, सेम टू सेम CH2 या नाइट्रोबेंजीन में से कोई एक ले लेना। दैट्स क्लियर। अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। बेटा
इधर आओ, ये बेंजीन के साथ हो रही है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो एग्जाम्पल कराता हूं। ये रही बेंजीन की डब्बी, ये रही CH3Cl, ये रहा एनहाइड्रस लॉइस एसिड, लॉइस एसिड। इसकी प्रेजेंस में ये Cl को खींच लेगा। आपको पता है AlCl3 के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी की वजह से ही तो ये लुईस के एसिड माने जाते हैं। अब ये लुईस का एसिड क्या करेगा? Cl को खींच लेगा, और जब Cl जाने लगेगी तो बोलेगा अरे इलेक्ट्रॉन तो लेके आ, तेरा क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन लेके आ, मैं तो भिखारी हूं, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन की वजह से खींच रहा हूं। तो Cl जाते जाते बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी खींच के ले गई, और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच के ले गई AlCl3 तो Cl माइनस के साथ मिलके AlCl4 माइनस बन गया। तो इसको तो भूल जाओ आप। अब इधर आओ, इसका क्या हुआ मालूम? ये कन्वर्ट हो गया CH3 प्लस यानी कैटायन में, बन गया कैटायन। तो मैंने ये बोला था कि जो कैटायन बने इंटरमीडिएटरी एल्काइल कैटायन, आप देख लेना कहीं उससे ज्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही उसके अंदर। अगर वो उससे ज्यादा स्टेबल हो सकता हो तो स्टेबल किए बिना जाना मत, और अगर नहीं हो सकता हो तो सीधा सीधा बेंजीन की रिंग पे ले जाके जोड़ देना, बात खत्म। क्या दिक्कत आ रही है? जोड़ देना ले जाके, और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही काम एल्केनोयल क्लोराइड से भी करना। एल्केनोयल क्लोराइड से जब कराओगे तो आपको यहां ये Cl निकलेगा, वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये RCO प्लस बनाएगा, और बेंजीन की रिंग पे बिना कुछ सोचे समझे इसको जोड़ना है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, कभी भी नहीं करना, किसी भी हालत। तो वापस सुन लीजिए, मैंने पीछे भी बताया था कि सबस्ट्रेट के तौर पे आपको इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान रखें अगर मैं ऐसे सबस्ट्रेट की बात करूं, ऐसा सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होंगे, वो तो हो सकते हैं बेंजीन और टोलुइन। सबस्ट्रेट के तौर पे आपको यूज करना है या तो बेंजीन या फिर टोलुइन, यानी एल्काइल बेंजीन। या तो आप बेंजीन लीजिए या फिर एल्काइल बेंजीन लीजिए, इसमें भी वही लेना है, या तो बेंजीन लीजिए या फिर अल्काइल बेंजीन लीजिए। ये ही गुड एक्सीलेंट सबस्ट्रेट होते हैं, यानी कि ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट कराती हैं। और इनकी बात करूं, इस टाइप के सबस्ट्रेट यानी कि जो रिएक्ट करेंगे, जो अटैक करेंगे, जो रिएजेंट कहलाते हैं, इनकी अगर बात करूं तो यहां पे आप क्या क्या ले सकते हैं? एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, एल्कीन ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, और यहां क्या ले सकते हैं? एल्केनोइल क्लोराइड ले सकते हैं, एनहाइड्राइड ले सकते हैं। अब बात ये आ रही कि सर आपने कहा था कि सबस्ट्रेट के तौर पे बेंजीन वेंजीन को लेते हैं या एल्काइल बेंजीन को लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं ले रहे आप जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव आयन ग्रुप लगाओ? चलो निगेटिव वाले तो आप नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है कि निगेटिव ग्रुप तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये तो नहीं देंगे, लेकिन ये पॉजिटिव ग्रुप तो ले सकते हो ना। पॉजिटिव ग्रुप तो अच्छी खासी रिएक्शन करते हैं, आप प्लस एम ग्रुप वाला ले लो, जैसे आप फिनोल ले लो, आप एनिलीन ले लो, ये क्यों नहीं ले रहे आप? इनमें क्यों नहीं दिक्कत, क्यों दिक्कत आ रही है? ये भी तो फ्रीडल क्राफ्ट कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, बड़ी दिक्कत आती है इनमें। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं AlCl3 को लेके आऊंगा इनके पास, एनहाइड्रस AlCl3 को, तो AlCl3 रिंग पे अटैक करने की बजाय, या AlCl3 सॉरी एल्काइल हैलाइड पे अटैक करने की बजाय, या रिएजेंट पे अटैक करने की बजाय क्या करेगा मालूम है? इसके ऊपर अटैक कर देगा।
भेजा तो इसलिए था कि RX पे अटैक करना, कैटायन बनाना, RCOCl पे अटैक करना, कैटायन बनाना। और भैया किया क्या इसने जाके M पे धावा बोल दिया। और M पे धावा बोलने के बाद मालूम है क्या हुआ? M के इलेक्ट्रॉन खींच लिए और ये पूरा ग्रुप पॉजिटिव बना दिया। जो ग्रुप अब तक मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, कहने का मतलब यानी कि जो ग्रुप अब तक EDG ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, वो अब EWG हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। जो अब तक पॉजिटिव M ग्रुप था, अब वो निगेटिव M हो जाएगा। जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, अब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और रिंग बेकार हो जाएगी, फिडेलक्राफ्ट नहीं दे पाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट अगर आपको लेने हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में, तो आप बेंजीन, टोलुइन या कोई एल्काइल बेंजीन का इस्तेमाल करें, फिनोल एनिलीन जैसे कंपाउंड नहीं। और अटैकर्स के तौर पे अगर आपको चाहिए तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, एल्कीन ले सकते हैं। एसाइलेशन में आप RCOCl ले सकते हैं और RCOOCOR यानी कि एनहाइड्राइड ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं। तो क्या सर फिनोल एनिलीन ये फिडेलक्राफ्ट करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं करेंगे, कर सकते हैं। आप एक्सेस में ले लीजिए क्वांटिटी को तो ये फिडेलक्राफ्ट कर लेंगे, लेकिन इनके फिडेलक्राफ्ट से आपको कोई ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड यील्डिंग नहीं हो पाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? चलें आगे। इनको सबस्ट्रेट कहते हैं, इनको रिएजेंट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ठीक है। तो रिएजेंट यानी जो अटैक करें, सबस्ट्रेट यानी जिन पे अटैक हो, वो सबस्ट्रेट। अब आगे सर कोई एल्कीन ले लेते तो? हाँ तो ले ले, कौन मना कर रहा है? ये भी फिडेलक्राफ्ट है, देखिए फिडेलक्राफ्ट है। सर कोई बड़ी एल्कीन लो, बड़ी ले ले, क्या हो जाएगा उससे? कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देगा है? अरे कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा बेटा। H+ का अटैक करा दे ऐसे कार्बन पर जिससे मोस्ट स्टेबल कैटायन बन जाए, ये कन्वर्ट हो गया इस टाइप के कैटायन। और ले जोड़ दे बस बेंजीन पे, बात खत्म। ये ले हो गया, बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट, जुड़ गया, ये जुड़ गया इसके ऊपर, अड़ा हो गया ना काम। कुल मिला के मैंने क्या कहा, आप एल्कीन लो, एल्काइल हैलाइड लो, अल्कोहल लो, कुछ भी लो, आपको पहले उसको कार्बोकैटायन में जनरेट करना है। और कुल मिला के बात यह है जी, आप चाहे कोई भी एरोमेटिक रिएक्शन करा रहे हो, अगर किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन में आपको बेंजीन रिंग दिख जाए, ESR मैकेनिज्म दिख जाए, तो समझ जाना आपकी पहली ड्यूटी, पहली मोरल ड्यूटी, पहला कर्तव्य आपका उस एरोमेटिक रिंग के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होना चाहिए। क्योंकि बेंजीन के रिंग के पास, एरोमेटिक रिंग के पास, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो एनिलीन हो, चाहे वो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों ना हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, उनके पास इलेक्ट्रोफाइल ही आराम से अटैक कर पाता है। तो आपका पहला ड्यूटी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की है। इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल करके और आप उसको ले जाके चिपका दीजिए। अगर आप इसकी जगह अल्कोहल लेते, मान लीजिए मैंने ये अल्कोहल ले लिया, तो ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? तब भी आपको यही करना है, आपको पहले इस प्रोटॉन की रिएक्शन करा के इसको प्रोटोनेटेड करके कैटायन बनाना है। जब कैटायन बना लोगे आप इसका स्टेबल, फिर उसके बाद इसको रिंग के ऊपर जोड़ना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ गए? एसाइलेशन में आपको क्या करना है, जैसे आपको मान लीजिए ये दे दिया मैंने CH3 COOCOCH3 और इसके ऊपर मैंने H+ ले लिया, ये भी ये करेगा, अटैक कराएगा। ये अटैक करेगा और इसको कैटायन में कन्वर्ट कर देगा, ये बन गया कैटायन। इस कैटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, चाहे कैसी भी रिंग क्यों ना हो, कैसी भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, इसको यूं का यूं जैसा बने वैसा का वैसा ही जाके ले जाके रिंग के ऊपर जोड़ना है और आपको आपका प्रोडक्ट बनाना है।
समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो उठा लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैंने इस टाइप का हैलाइड लिया है, कोई बात नहीं, कंडीशन वही है AlCl3। पहले इसको कैटायन बनाओ, स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट करो और फिर इसके बाद इसको रिंग के ऊपर जोड़ डालिए। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया आपके सामने। ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये हटा दो और ये लो जी आपका प्रोडक्ट आ चुका। इधर जोड़ देता हूं मैं, जगह नहीं है इधर। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे अगले सवाल की ओर। ये रिएक्शन का नाम पूछा जा रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेंजीन की रिएक्शन पर CHO जोड़ने वाली इस रिएक्शन को गेटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में होता यह है कि ये CO और HCl जो है सबसे पहले आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड। ये फॉर्माइल क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तुरंत ही टूट जाता है और CHO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ये CHO प्लस जाके रिंग पे जुड़ जाता है तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज एन गेटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। एक और होती है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN लिया जाता है। HCN प्लस HCl AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस अगर होती इसी रिएक्शन में तो फिर इसका नाम हो जाता गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और इसका नाम है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। जैसा सवाल वैसा जवाब देना। अगला सवाल, यहां मैंने बेंजीन की रिंग पे कोई साइड चेन लगाई है और उसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, अगर रिएक्शन K2Cr2O7 एसिडिक या KMnO4 एसिडिक लेके कराई जाए तो समझ जाना इस साइड चेन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका कन्वर्जन COOH ग्रुप में हो जाएगा। भले ही यहाँ कितने ही कार्बन हो, सब के सब CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस एक कार्बन COH बन के रह जाएगा। ये दिस इज एन फुल्ली ऑक्सीडेशन, दिस इज एन फुल्ली साइड चेन ऑक्सीडेशन। बट ध्यान रखें, वन अल्फा H या फिर मतलब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, दिस इज अल्फा, मैं इसको अल्फा मान के बोल रहा हूं, वन अल्फा H या फिर मैं बोलूं वन बेंजाइलिक H। बेंजाइलिक H क्या होती है मैं बहुत पहले बता चुका हूं, यानी कि बेंजीन के ऊपर लगे कार्बन पर जुड़ी H। इस कार्बन पर एक H शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब होनी ही चाहिए एक H इस कार्बन पे, कम से कम एक H तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन इससे कराई होती तो फिर ये काम नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ H नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ये चल जाएगा, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ये चल जाएगा क्योंकि मुझे H इसलिए चाहिए थी कि मुझे एसिड बनाना था, एसिडिक H चाहिए थी, रिएक्टिव H चाहिए थी। दिस इज एन वन एल्काइन और वन एल्काइन की H भी एसिडिक होती है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस कार्बन। सो दिस इज एन एक्टिव कंपाउंड, सो ये बना सकता है, ये आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। ध्यान से सुनिए, ये बेंजोइक दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, या इसके जैसा कोई भी कंपाउंड नहीं देगा। वन बेंजाइलिक H must be present in compound, तभी आप साइड चेन का फुल्ली ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। CrO2Cl2 दिस इज एन ऑरेंज रेड कंपाउंड, ऑरेंज रेड कलर का होता है, इसे क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं और इसकी खासियत है कि ये साइड चेन जो होती है CH3 जो होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करने वाली रिएक्शन जो बेंजाइल बनाने के काम में आती है। लास्ट में है वेनेडियम पेंटॉक्साइड के द्वारा बेंजीन का ऑक्सीडेशन। अच्छी रिएक्शन है, दोनों टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख के दी है। अब यकीन मानिए मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, आप एक बार देख लेना भैया, बस यही है। आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, आ जाए, ठीक है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं जो नहीं आता है, लेकिन इसी रिस्क पे पढ़ते हैं ना, इसी उम्मीद पे पढ़ते हैं ना कि आ गया तो क्या करेंगे,
तो आ गया, तो वही चीज सोच के मैंने इसको डाला है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर आप कम टेम्परेचर 300 पे इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो डायरेक्ट फिनॉल बन जाता है, डायरेक्ट फिनॉल बना देगा। और V2O5 की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कंपाउंड 2 CO2 निकाल के मैलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मैलेइक एनहाइड्राइड। दिस इज फिनॉल, दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड। ध्यान से सुन लीजिए, V2O5 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर 300 पर टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। हीट और टेम्परेचर का ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में गलत मत कर देना। V2O5 300 डिग्री पर आपको फिनॉल दे रहा है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको एनहाइड्राइड दे रहा है। ठीक है, बस इसके साथ ही ये सवाल समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट, एम्बीफाइल, नाइट्रीन, कार्बीन, ये चीजें आपको अच्छे से एक बार रिपीट करनी है। इनको रिपीट कर लोगे तो आपको हो सकता है एक फायदा बहुत अच्छा इस बार मिल जाए, आपको एक सवाल इसमें से मिल जाए। मेरे को तो बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं बेटा। देखो, मैं कोई गॉड तो हूं नहीं, ना कोई मैं भगवान हूं और न मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला आदमी हूं, मैं भी आप जैसा आम इंसान हूं। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं कि भाई हो सकता है कि इन चीजों से आपको बहुत फायदा हो। मैं तो देखो, मुझे तो और क्या फायदा हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपको फायदा हो गया तो आप मुझे जरूर याद करोगे और बार बार याद करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। फिर से एक सवाल आपके लिए जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सवाल मैंने लिया है ये और ये। देखिए आप, देखो बहुत सालों से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि भाई 4 ऑप्शन आपको दे दिए और आपसे कहा कि भाई इनमें से इलेक्ट्रोफाइल को सेलेक्ट करो, न्यूक्लियोफाइल को सेलेक्ट करो, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है उसे सेलेक्ट करो, या फिर एम्बीफाइल को सेलेक्ट करो। मतलब कुछ भी पूछते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में से। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को फाइल करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को फाइल करते हैं। फाइल का मतलब अट्रैक्ट करते हैं, लव करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो जो जनरली इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 8 नहीं होते, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर वो क्यों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जिनके ऊपर ज्यादा है, मतलब जिनके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है उसके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए हो, यानी ऐसे पेयर बच गए हो जो बॉन्डेड ना हो, जिन्होंने अभी तक बॉन्डिंग नहीं की है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, यानी न्यूक्लियस को यानी कि एक पॉजिटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक होते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज तो आता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज 2 जगह सेपरेट हो जाता है, 2 जगह चला जाता है रेजोनेंस के थ्रू या किसी थ्रू। एक इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया। जैसे आपने साइनाइड को देखा होगा, साइनाइड में नेगेटिव चार्ज सी पे भी रहता है और एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो एन भी डोनर की तरह काम करता है और सी भी डोनर की तरह काम करता है। तभी तो CN ग्रुप का जब अटैक कराया जाता है तो कभी साइनाइड बन जाता है तो कभी आइसोसाइनाइड बन जाता है, यानी कि सी साइड से भी अटैक हो जाता है और एन साइड से भी अटैक हो जाता है। It means if two electron donor sites are present in a species, then this type of species are known as ambident nucleophile। कहने का मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके एम्बिडेंट यानी 2-2 जगह से जो जुड़ सके, 2-2 जगह से जो अटैक कर सके। साइनाइड को आपने देखा है, NO2 ग्रुप को आपने देखा है। आप देखो O पर भी नेगेटिव होता है, N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लोन पेयर होता है, तो वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तभी तो नाइट्रो नाइट्राइट तो दोनों टाइप के कंपाउंड बना लेता है, वो एम्बिडेंट है। एक होता है एम्बीफाइल।
एम्बी फाइल का मतलब ये ऐसे कंपाउंड है, जितने भी आपको ऐसे कंपाउंड दिख जाए जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड आ जाए, जैसे सी और ओ के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, सी और एन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ड्यू टू देयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ओ निगेटिव हो जाएगा, एन निगेटिव हो जाएगा, और ओ के अपोजिट जो जुड़ा हुआ है, जो साइड में जुड़ा हुआ है कार्बन, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में ओ निगेटिव हो जाता है, सी पॉजिटिव हो जाता है। तो निगेटिव होने की वजह से ओ वर्क एज एन न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव होने की वजह से सी वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल सेट दोनों प्रेजेंट इन इस सेम मॉलिक्यूल, देन कंपाउंड और स्पीशीज आर नोन एज एम्बीफाइल और एम्फीफाइल। एमबी भी बोल रहे हो, देखो एम्बीफाइल्स, एम्फीफाइल्स, दोनों ही टर्म यूज होती है इनके लिए। तो दो सवाल मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, एक है टोटल इलेक्ट्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल्स है, और उनकी काउंटिंग करके और टिक करना है सही ऑप्शन को। जैसे ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन में आ गया कि भाई 3 हैं, एक में आ गया कि भाई 4 इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कोई आ गया कि 5 इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है, कोई बोल रहा है कि 6 इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको इनमें से इलेक्ट्रोफाइल सेलेक्ट करके काउंट करके और ऑप्शन को टिक करना है। दूसरे में कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जो एम्बीफाइल या एम्फीफाइल का काम करेगा, मतलब वो एक बार में प्लस और माइनस दोनों जनरेट कर लेता है अपने ऊपर, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, ऐसा कंपाउंड इसमें ढूंढना है। इनकी ओर लेके चलने से पहले मैं आपको छोटे मोटे एक दो चीज और बता दूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक और कंपाउंड जोड़ दिया, सॉरी स्पीशीज जोड़ दी, कार्बीन कहते हैं इसे, CH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसको कार्बीन कहा जाता है। एक और जोड़ देता हूं मैं यहाँ, क्योंकि फिर मैं अब इनके बारे में समझाऊंगा आपको। ये आ गया NH, नाइट्रीन बोल दिया अपन ने इसको। देखो कार्बीन नाइट्रीन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी रामायण इसके बारे में नहीं करनी है, मुझे बस वही बताना है, वही इस बोर्ड पे लेके आना है जो नीट के लिए अब जरूरी है। दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट आपने साल भर पढ़ा होगा, क्या कर लेते हैं उससे अपन, कुछ नहीं। क्वेश्चन आता है एक, इतना कुछ पढ़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है हम उसको भी गलत करके आते हैं, फिर क्या मतलब ऐसी पढ़ाई से, आप खुद बताइए। इतना कुछ याद किया हमने, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए हमने जीओसी को इतना सारा याद किया, जीओसी को पढ़ने में लोग एक एक महीना खर्च कर देते हैं, एक एक महीना स्पेंड कर देते हैं। अब एक महीना पढ़ने के बाद आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और वो चीज छोड़ दी, वो चीज मिस हो गई जो नीट के एग्जाम में आ गई, तो पूरी मेहनत वेस्टेज हो गई ना, टाइम किल कर दिया आपने। तो मतलब पढ़ना क्या है, इसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल में देखो सारी की सारी पॉजिटिव जो स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाती, ऑल पॉजिटिव स्पीशीज। जैसे किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, CH3 प्लस है, Cl प्लस है, ऐसे जिन पे भी प्लस लगा मिलेगा वो सब आपको इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अब आपको कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे जैसे H3O प्लस, ROH2 प्लस, ऐसे जो NH4 प्लस, जो कि प्रोटोनेटेड होते हैं। देखो आप, जिन पे प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, अब H3O प्लस में H2O के ऊपर H प्लस जुड़ा हुआ है, ये H3O प्लस होता है, H2O और H प्लस का एडिशन से बना है। तो देखो जनरली तो हम इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं वो H3O प्लस एक्वस कंडीशन में दे देते हैं। एक्वस कंडीशन का मतलब समझते हो आप, कि आपने पानी में डाला हुआ है, तो पानी में ये क्या है कि आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो H प्लस फ्री हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा। तो आप देखना कई जगह तो बोलते हैं कि H3O प्लस नॉट वर्क एन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और कई जगह H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, कई जगह NH4 प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते। कुछ किताबों में आपको देखो NH4 प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोला गया है, वो जनरली गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों सही है। H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल तब होता है जब वो पानी में मिला हुआ है, एक्वस कंडीशन में है, तब तो वो डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर वो H प्लस दे देता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। NH4 प्लस H प्लस दे देता है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, यानी कि जब वो पानी में डाला जाएगा तो NH3 और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर वो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानेंगे, पहली चीज। इसके अलावा और भी जैसे जो मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा Na प्लस, K प्लस, अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस हुए हैं और ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनको भी एक सही इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाता। जो एल्कलाइन मेटल्स हैं, आप उनके पॉजिटिव अगर बना लोगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे।
ये तो हुआ पॉजिटिव। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड भी हैं जो न्यूट्रल है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका रीजन है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं AlCl3, BF3, AlBr3, FeCl3, ZnCl2, ये सारे कंपाउंड ऐसे हैं, गौर से देखो इनके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। कहां है ऑक्टेट कंप्लीट? सेक्सेट है ओनली, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सेक्सटेट हो, सेप्टेट हो, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब तक आप उसको इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानेंगे। तो देखो इस टाइप की स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। इसके अलावा कुछ एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे क्योंकि इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कहां है ऑक्टेट कंप्लीट बताओ? ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंसी शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑक्टेट का काम, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इसके अलावा जैसे कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, कोई कंपाउंड आपको दे दिया कि भाई बताना, देखें ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या ये वाला कार्बन? तो आप कहना हाँ भाई करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। स्पेसिफिक इस कार्बन के लिए बोले तो कहना अभी इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है या बस ऐसे मैं बोले जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हो? समझ में आ रहा है तो बोलो, मैसेज करो यस सर आ गया समझ में। बताओ तो सही कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़िए, चलो मेरा बच्चा। ऐसे ही मैं अब आपको लेके चलता हूं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को फाइल करे, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, जो न्यूक्लियस को अपनी ओर खींचे, जो पॉजिटिव को अपनी ओर खींचे। और भैया पॉजिटिव को तो वो खींचेगा ना जिसके पास माल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान रखें जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज हैं सब इसके एग्जाम्पल है। OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, CH3 माइनस, जितने भी माइनस है सब न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एक सीधा सा तरीका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो और फिर लोन पेयर बचे। जैसे आप देखो H2O है, एल्कोहल है, ईथर है, ये सारे के सारे लुईस बेस भी कहलाते हैं। लुईस बेस ये वो हैं जो न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और आफ्टर कंप्लीशन 1 या 2 पेयर ऐसे बचे हैं जो वो डोनेट कर सकते हैं, जो उनके पास फालतू हैं, वेस्टेज पड़े हैं, वो दे सकते हैं तो बेस का काम करेंगे साथ में न्यूक्लियोफाइल का। इसके अलावा और भी ले सकते हो आप अमोनिया को ले सकते हो। अमोनिया का कोई कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेंट तो उसको ले सकते हो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। अब मैं बात करता हूं तीसरी। आपने हाइड्राइड सुने होंगे, हाइड्राइड्स जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी। इसके अलावा आपने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2ZN, ये RLI, ये सब के सब क्या है? देखो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा और इस पे नेगेटिव छोड़ देगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा इस पे नेगेटिव छोड़ देगा। तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये सब के सब अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। समझ में आ गया यहां तक? न्यूक्लियोफाइल क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल क्लियर। अब मैं लेके चलता हूं आपको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपने CN को तो देखा है ना, CN के ऊपर देखो आप, ये देखो दोनों साइड से अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस डिस्पर्स होता है, और ये नेगेटिव और ये लोन पेयर दोनों डोनेटिंग टेंडेंसी दिखाएंगे, दोनों की तरफ से जुड़ सकता है। तभी तो आप जब रिएक्शन कराते हो एल्काइल हैलाइड से तो साइनाइड भी बना लेते हो, आइसोसाइनाइड भी बना लेते हो ना। वो इसीलिए तो बना लेते हो कि N साइड से डोनेट करता है तो आइसोसाइनाइड बना लेता है, C साइड से करता है तो ये साइनाइड बना लेता है। फाइनली ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो इसको एम्बीडेंट बोलेंगे। एम्बीडेंट यानी दो दांत वाला, इधर से भी पकड़ सकता है, इधर से भी पकड़ सकता है, जो इधर से भी पकड़ ले, जो इधर से भी पकड़ ले, जो दो तरफ से अटैक कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें एक बार में एक ही तरफ से अटैक होगा, या तो C की तरफ से ही ऐड होगा या फिर N की तरफ से। ये मत सोचना कि आपने कार्बन चेन में एक तरफ से C और एक तरफ से N को दोनों को चिपका दिया, ऐसे नहीं करना है। या तो ये इससे जुड़ेगा या फिर ये इससे जुड़ेगा, या तो साइनाइड बनाएगा या आइसोसाइनाइड बनाएगा। एम्बीडेंट में आ गया साइनाइड हो सकता है, ONO हो सकता है। देखो यहां भी आप
दोनों तरफ के जो है साइड्स ले सकते, दो साइड्स आपको मिल जाएगी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, ठीक है, SO3 हो सकता है। अब आइए एम्फीफाइल, एम्बीफाइल, दोनों ही वर्ड ठीक है, एम्बीफाइल कह दो, एम्फीफाइल कह दो। अब आप देखो, इसको देखना आप, जैसे ये CO ग्रुप है, अब CO ग्रुप है तो आपको जहां भी CO ग्रुप दिख जाए समझ जाना उसमें अब एक जगह माइनस बनेगी, एक जगह प्लस बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसके पास न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों काम कर रहा है, तो ये एम्बीफाइल हो गया। ये दोनों तरह के रिएजेंट का काम करेगा। CN ग्रुप हो गया, ये भी एम्बीफाइल की तरह काम करेगा, ध्यान रखोगे। अब है कार्बिन और नाइट्रिन, थोड़ा इनको और देख लीजिए। कार्बिन दो तरह के होते हैं। कार्बिन एक बाइवैलेंटिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं ना, वो 2 तरह से बचते हैं। ऐसे भी बच सकते हैं, मतलब एक पेयर के तौर पे भी बच सकते हैं, और दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भी बच सकते हैं। इसी को बेस बनाकर इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक को सिंगलेट, एक को ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों अलग अलग चीज है। सिंगलेट में कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपलेट में कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 120 और स्ट्रक्चर जो है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसका बॉन्ड एंगल 180 और स्ट्रक्चर शेप जो है इसकी लीनियर होती है। गौर से देखिए, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना ही टाइम है, ज्यादा आप इनमें घुसना नहीं है। जो फटाफट जो मैं बोल रहा हूं ना वो याद कर लो, बस आप तो ये कर लो, बस खुश। जो मैंने बोला वो चीज याद कर लो, आएगा तो इन्हीं चीजों में से आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है, कोई और चीज नहीं आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर चाहिए कि मैं बार बार इसे देखूं तो मेरा वीडियो बार बार चला के देख लो, भाई कौन मना कर रहा है, उसको बार बार चेक करो कि क्या बोला, क्या क्या याद किया। क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और मैं इस बात को जानता हूं कि एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम अगर खर्च करूंगा तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़िए मेरा बालक। इस कार्बन पर 2 तो H लगी है, देखो CH2 बोला था ना मैंने, और एक लोन पेयर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक S और 2 P ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। वो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहां है? एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो ये रहा जिसमें लोन पेयर आ गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा जिससे H जुड़ गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा जिससे H जुड़ गया, और एक P बच गया। भैया एक P बच गया, कौन सा? PZ, या जो भी एक P बचेगा, जो काम में आ जाएंगे वो काम में आ जाएंगे, जो बच जाएगा वो यहाँ इस स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लग जाएगा। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब आप देखो 120 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए इसको हमने बोला कि ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर इधर भी एक H, इधर भी एक H, दोनों H के बीच का एंगल देखिए 180 डिग्री है। अब 2 ऑर्बिटल बच गए, देखो sp है तो एक S और एक P ही तो काम में आया है। अरे भैया P तो 3 होते हैं, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स मिलते हैं तभी तो P और पूरा शेल सब शेल बनता है ना, PX PY PZ। तो आपने तो एक ही P लिया है, एक P लिया है, तो बाकी के 2 P कहाँ है? बाकी के 2 P ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक PY रहा, एक PZ रहा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया, अब 2 बच गए ना, वो दोनों एक एक बचा हुआ है। तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, दोनों ने पेयर नहीं बनाया, एक इसमें है एक इसमें है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी, क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर रिपल्शन के चांस ही नहीं है, दोनों अलग अलग कमरों में बैठे हुए। जबकि यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कमरे में है, देखो एक कमरे में, हालांकि वो एंटी रोटेट कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रिपल्शन जनरेट होगा कम से कम, यहां तो बिल्कुल ही नहीं है ना। इसलिए ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी को सिंगलेट से ज्यादा मानते हैं। रट लो, सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल ट्रिपलेट, सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल ट्रिपलेट। रट लो, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। रट लो, इधर आ जाओ, सेम टू सेम। अब नाइट्रिन पे आओ। नाइट्रिन मोनोवैलेंटिक स्पीशीज होती है, इसमें NH होता है, NH, और NH पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर पेयर ऐसे बन जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं बाकी के वो या तो पेयर की फॉर्म में होते हैं या फिर वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। सुन लो, 2 तो पेयर ही होते हैं,
दो इलेक्ट्रॉन तो पेयर की फॉर्म में रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन या तो वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं या फिर वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं। इसी को बेस बना के यहां भी सिंगलेट और ट्रिपलेट बना दिया। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, ट्रिपलेट में दोनों अलग अलग है। जैसे यहां पे भी तो आपने ये किया था, ट्रिपलेट में अलग अलग, यहां भी ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल में डालना है। तो यहां जो शेप बनेगा, यहां जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो तो मिलेगा sp2। अरे भाई कैसे निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा ये रहा ना, एक तो सिग्मा है और दो लोन पेयर बन गए ना, ये दो लोन पेयर और एक सिग्मा, इसका मतलब ये तो हो गया sp2। अरे दो तो लोन पेयर और एक सिग्मा, इसी को तो sp2 बोलते हो भाई आप। और यहां एक तो सिग्मा है, एक ही सिग्मा है और एक ही लोन पेयर, एक तो सिग्मा है और एक लोन पेयर है। क्यों सर ये क्या है? अरे भाई ये कोई पेयर थोड़ी है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़े का मतलब एक ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल में होते तो दोनों अपोजिट रोटेशन में होते ना, ये अलग अलग ऑर्बिटल में है। डिजाइन देख लो, दिख जाएगी। तो एन पर एक ही एच लगानी है और 4 इलेक्ट्रॉन लगाने, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में अगर आ गए तब तो वो कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि सिंगलेट नाइट्रीन। और अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो तो एक ऑर्बिटल में आ गया और बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में आ गए, एक py में चला गया, एक pz में चला गया, तब इसे कहा जाएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन की देखिए शेप, ये देखो, ये तो सीधा का सीधा जा रहा है एन और एच के बीच का बॉन्ड, तो शेप तो लीनियर हो गई, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री का मतलब आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों चेक करने पड़ते हैं ज्योमेट्री में, और शेप में केवल बॉन्ड पेयर को देखना पड़ता है। तो शेप तो इसकी आपसे कोई पूछे तो लीनियर बताना, लेकिन ज्योमेट्री देखिए आप ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ रही है और इसके अंदर लीनियर बनेगी। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर लीनियर ज्योमेट्रियन शेप बनेगी, क्योंकि इसमें कहीं कोई ट्राइगोन बन ही नहीं रहा, ये तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल ट्रिपलेट होता है। इसका रीजन है कि इसमें रिपल्शन कम है। इसको अच्छे से एक कॉपी में लिख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बार बार याद करना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलो अपने सवाल पे आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, 1 2 3। SO3 में भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्योंकि S और O के बीच में पाई बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 ये नाइट्रीन इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, इस पे लोन पेयर आ गया इसलिए न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्राइड है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, ये फिर इलेक्ट्रोफाइल आ गया कार्बिन। अब गिनो गिनो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, गिनो 1 इलेक्ट्रोफाइल, 2 3 4 5 और 6। आंसर आएगा जिसके अंदर 6 लिखा हो उसे टिक कर देना कि इसमें 6 इलेक्ट्रोफाइल हैं, बाकी जो बचे हैं वो न्यूक्लियोफाइल। कुछ आ रहा है समझ में? ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। SO3 क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि जब आप SO3 को लिखोगे तो देखो SO3, तो S और O के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड सेपरेशन करेगा, आयनिक सेपरेशन करने पर O पे माइनस C पे प्लस आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जबकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये लोन पेयर है, ये हाइड्राइड, हाइड्राइड को मैंने न्यूक्लियोफाइल बोला है अभी, ये न्यूक्लियोफाइल हैं, ये बचे हुए इलेक्ट्रोफाइल हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए आपके पास, कितने? 6 इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज एन एमबी फाइल? एमबी फाइल का मतलब है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो O पे माइनस C पे प्लस, तो ये दोनों का काम कर जाएगा। देखो इस पे प्लस बन जाएगा, इस पे माइनस बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया पॉजिटिव वाला, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और
ये H3O प्लस है, इसका भी क्लियर ही नहीं है, मुझे क्या पता ये एक्वस है क्या है, कुछ नहीं बोले तो एक्वस मान के हम इसको इलेक्ट्रोफाइल मान सकते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल तो एम्बीफाइल है ना, एम्बीफाइल का मतलब है कि ये जो है वो एम्बीफाइल होगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट, एम्बीफाइल, नाइट्रीन, कार्बीन, ये चीजें आपको अच्छे से एक बार रिपीट करनी है। इनको रिपीट कर लोगे तो आपको हो सकता है एक फायदा बहुत अच्छा इस बार मिल जाए, आपको एक सवाल इसमें से मिल जाए। मेरे को तो बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं बेटा। देखो मैं कोई गॉड तो हूं नहीं, ना कोई मैं भगवान हूं और न मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला आदमी हूं, मैं भी आप जैसा आम इंसान हूं। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं कि भाई हो सकता है कि इन चीजों से आपको बहुत फायदा हो। मैं तो देखो मुझे तो और क्या फायदा हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपको फायदा हो गया तो आप मुझे जरूर याद करोगे और बार बार याद करोगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, नीट में अच्छी अच्छी रैंक लेके आओ। ओके बेटा।